नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। प्रश्न पत्र क्रमांक 8 के अंतर्गत अनुवाद की समस्याएं, ये जो हम टॉपिक देख रहे हैं उसमें से बैंकिंग अनुवाद की समस्याएं, ये हमारी बात चल रही है। अब तक हमने बैंकिंग अनुवाद की समस्याओं में 4 समस्याएं देखी है। उसमें पहले हमने देखी थी कि सही पर्याय का चयन, ये पहली समस्या बैंकिंग अनुवाद के संदर्भ में हमने विस्तार से देखी है। उसके बाद संक्षिप्तियाँ, ये दूसरी समस्या हमने विस्तार से देखी है। तीसरी समस्या हमने बैंकिंग अनुवाद से संबंधित देखी है पर्यायों का अभाव, अर्थात जो सही पर्याय जो होते हैं उसका अभाव जो है, ये बैंकिंग अनुवाद की समस्या तीसरी है। चौथी समस्या हमने देखी थी अभी लिप्यंतरण की अव्यवस्था, अर्थात ये भी लिप्यंतरण की जो अव्यवस्था जो बनाई हुई है या बनी हुई है, ये बैंकिंग अनुवाद में किस प्रकार समस्या बनकर आती है, इसका हमने विस्तार से विश्लेषण देखा है। अब हम पांचवी जो समस्या है बैंकिंग अनुवाद की, वो है विशिष्ट शब्द तथा अभिव्यक्तियां। अब देखिएगा कि प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशिष्ट शब्दावली होती है, विशिष्ट अपनी अभिव्यक्ति होती है और उसी के अनुरूप जो है वहाँ का कार्य जो है चलता रहता है। तो ये बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित जो भी कुछ विशिष्ट शब्द होते हैं या अभिव्यक्तियां जो होती है, उसका अनुवाद करने की समस्या जो है अनुवादक के सामने निर्माण होती है और उसको लेकर थोड़ी सी बात हम यहाँ पे समस्या के तौर पर देखने वाले हैं। देखिएगा कि विशिष्ट शब्द तथा अभिव्यक्तियां, ये बैंकिंग अनुवाद में किस प्रकार समस्या बनकर उभरती है, इसको विस्तार से हम देखेंगे। बैंक के अंतर्गत आने वाली अनुद्य सामग्री विविध प्रकार की होती है। अनुद्य मतलब जिसका अनुवाद किया नहीं जा सकता या अनुवाद नहीं हो सकता, ऐसी सामग्री जिसको अनुद्य सामग्री कहा जाता है। और ऐसी विविध प्रकार की अनुद्य सामग्री जो है बैंकिंग क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो जिसका हमने ऊपर उल्लेख किया है कि बहुत सारे जो नाम होते हैं, जो संकल्पनाएं होती है, योजनाएं होती है, उसके अंतर्गत ये अनुद्य सामग्री वहां पे आ जाती है। यह ध्यान देने योग्य बात यह है कि सामग्री की तुलना में इस कोटि की सामग्री मूलतः सामान्य जनता के लिए होती है। मतलब ये जो सामग्री होती है कि विशेषता सामान्य जनता जो है आसानी से उसमें व्यवहार कर पाए, तो उसके लिए ये सामग्री जो है लिखी हुई होती है, सामान्य जनता के लिए लिखी हुई होती है। लेकिन ध्यान देने पर हमें ये मानना पड़ेगा कि छोटे छोटे मुहावरे, विशिष्ट अर्थ के वाहक शब्द, भावार्थ के वाहक शब्द तथा विशिष्ट अभिव्यक्तियों का प्रयोग जन सामान्य की भाषा का अभिन्न अंग है। मतलब जो विशिष्ट प्रकार की शब्दावली या विशिष्ट प्रकार की जो अभिव्यक्तियां होती है, ये आम जनता के लिए बहुत उपयोगी होती है और इसलिए उसका प्रयोग जो है वहाँ पे विशिष्ट तरीके से किया जाता है। बैंकिंग सामग्री के अनुवाद में यदि भी पारिभाषिकता का समावेश हो, तथापि विशिष्ट अभिव्यक्तियों के प्रयोग के कारण प्रसंगानुसार उसका भावानुवाद करना भी आवश्यक हो जाता है। मतलब जो स्थिति वहां पे आ जाती है, उसके प्रसंग के अनुसार वहां पे भावानुवाद भी करना जरूरी लगता है। तो ऐसे स्थान पर शब्दानुवाद करने पर कभी कभी अनर्थ भी हो सकता है। मतलब बहुत सारी ऐसी सामग्री की स्थितियां आ जाती है कि उसमें अगर शब्द के बदले शब्द अर्थात शब्दानुवाद करेंगे तो अर्थ बिगड़ भी सकता है या उसकी स्थिति जो है विचलित हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर भावानुवाद से मूल की बात को संप्रेषित करना जरूरी हो जाता है। मतलब कहीं पर जो है बहुत सारी ऐसी स्थितियां उभरती है, वहां पे भावानुवाद का भी सहारा लेना पड़ता है। इस सामग्री के अनुवाद कार्य में थोड़ी सी लापरवाही अर्थांतरण के लिए पर्याप्त होती है। मतलब इस प्रकार की सामग्री का अनुवाद जब हम करते हैं तो उसमें जरा सी भी असावधानी या लापरवाही बरतते हैं तो उसका अर्थांतरण तुरंत वहां पे हो जाता है या किसी विशेष अर्थ की बजाय कि कोई दूसरा ही अर्थ वहां पे सामने आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो है हम देखते हैं कि किस प्रकार अनुवाद में समस्या उत्पन्न होती है। अतः पूरी सतर्कता और संदर्भ औचित्य की इसमें नितांत आवश्यकता होती है। मतलब इस बैंकिंग सामग्री के अनुवाद को करते समय अनुवादक को सतर्क रहना जरूरी है और संदर्भ औचित्य, मतलब जो संदर्भ आया है उसके औचित्य को ध्यान में रखते हुए अनुवाद करना जरूरी है और ये नितांत आवश्यकता के रूप में देखा गया है। इसके अभाव में विशिष्ट शब्द तथा विशिष्ट अभिव्यक्तियां
बैंकिंग सामग्री के अनुवाद में बाधा बनती है। मतलब ये विशिष्ट संदर्भ या संदर्भ औचित्य या सतर्कता को अगर हम ध्यान में नहीं लेते तो वहां पे ये विशिष्ट शब्दावली या विशिष्ट अभिव्यक्ति जो है बैंकिंग के अनुवाद में बाधा बनती है। उदाहरण के लिए अकाउंट अगेंस्ट, ये अकाउंट अगेंस्ट ये एक अभिव्यक्ति है, या सपोर्ट आदि शब्द जो है अकाउंट अगेंस्ट सपोर्ट, ये उदाहरण के तौर पर हम शब्द देख रहे हैं जिसका बैंकिंग सामग्री में प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे शब्द जो है किस प्रकार से अभिव्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं और उसका भावानुवाद करना कितना जरूरी होता है, इसको हम उदाहरण से ही देखेंगे। 3 शब्द मैंने उदाहरण के रूप में वहां पे अंग्रेजी के बताए, अकाउंट, दूसरा अगेंस्ट और तीसरा सपोर्ट। तो इन शब्दों का अनुवाद जो है, अनुवाद करते समय बैंकिंग के सामग्री में विशेषतः भावानुवाद का सहारा लेना पड़ता है और वही औचित्यपूर्ण होता है। उदाहरण के रूप में हम उदाहरण देखेंगे कि रुपीज आर होल्डेड अगेंस्ट रिटायर्ड लाइफ, अर्थात रुपीज आर होल्डेड अगेंस्ट रिटायर्ड लाइफ, ये वाक्य है अंग्रेजी का। और इसका अगर अनुवाद हम करेंगे, अनुवाद ऐसा हो जाएगा, रुपए सेवानिवृत्ति जीवन में काम आने के लिए जमा किए जाते हैं। जो रुपए जमा किए जाते हैं वो सेवानिवृत्ति के जीवन में काम आने के लिए जमा किए जाते हैं। उसके बाद वहां पे देखिएगा कि रुपीज आर होल्डेड अगेंस्ट रिटायर्ड लाइफ, अगेंस्ट शब्द वहां पे आ गया, उदाहरण के रूप में हमने देखा था। तो उसका वहां पे अनुवाद जो हुआ है, रुपए सेवानिवृत्ति के जीवन में काम आने के लिए जमा किए जाते हैं, अर्थात अगेंस्ट का अर्थ शब्दशार्थ ये है कि उसके विरोध में या उसके परोक्ष में कह सकते हैं। दूसरा वाक्य देखेंगे, चार्ज द बिल अगेंस्ट माय अकाउंट। अब देखिएगा, चार्ज द बिल अगेंस्ट माय अकाउंट, यहां पे भी अगेंस्ट शब्द आ गया है, लेकिन इसका अनुवाद क्या है, देखिए, इस बिल की रकम मेरे खाते में डाल दे, अर्थात इस बिल की रकम मेरे खाते में डाल दे। उसी प्रकार तीसरा एक वाक्य है, इंटरेस्ट इनकम वॉज हिज ओनली सपोर्ट, इंटरेस्ट इनकम वॉज हिज ओनली सपोर्ट, ये अंग्रेजी का वाक्य है। उसका अनुवाद है, ब्याज की आय, कंस में आमदनी, आय जिसको कहा जाता है, ब्याज की आय उसके गुजारे का एकमात्र साधन थी। उसका अंग्रेजी वाक्य था, इंटरेस्ट इनकम वॉज हिज ओनली सपोर्ट। और इसका अनुवाद जो है भावार्थ या भावानुवाद किया गया है कि ब्याज की आय जो है उसके गुजारे का एकमात्र साधन। तो बैंक की आय जो है वो उसके, ब्याज की आय जो है वो उसके गुजारे का एकमात्र साधन थी। ये उसका अनुवाद जो है भावार्थ या भावानुवाद तरीके से वहां पे किया गया है। हम ये जो उदाहरण देख रहे हैं कि बैंकिंग सामग्री में विशेषतः शब्दानुवाद का सहारा तो लिया जाता है, लेकिन बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि वहां पे भावानुवाद का भी सहारा लेना पड़ता है। तो ये उदाहरण उस रूप में हम देख रहे हैं। उसी प्रकार अगला उदाहरण है, द यूटीआई हैज अर्न रुपीज 900 करोड़ दिस ईयर अगेंस्ट रुपीज 8 करोड़ अर्न लास्ट ईयर, अर्थात यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, वाक्य है, द यूटीआई हैज अर्न रुपीज 900 करोड़ दिस ईयर अगेंस्ट रुपीज 800 करोड़ एंड अर्न लास्ट ईयर, अर्थात यहाँ पे उसका अनुवाद जो है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने गत वर्ष रुपए 800 करोड़ की तुलना में इस वर्ष रुपए 900 करोड़ रुपए कमाए हैं। अर्थात ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अंग्रेजी वाक्य की तुलना में भावानुवाद या लक्ष्य भाषा की जो उसका जो स्वरूप है, लक्ष्य भाषा की जो व्यवस्था है, उसके अनुरूप वहां पे अनुवाद किया गया है। उसी प्रकार हरक्यूलन टास्क तथा रेनी डेज के बिना संदर्भ देखे क्रमशः अनुवाद इस प्रकार होगा, हरक्यूलन टास्क तथा रेनी डेज के संदर्भ के बिना अगर अनुवाद किया जाता है तो वहां क्या होता है, हरक्यूलन कार्य और बारिश के दिन करेंगे तो निम्नांकित अभिव्यक्तियों का अनुवाद सही नहीं होगा। जैसे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पोस्ट वॉर इकोनॉमी इज अ हरक्यूलन टास्क, युद्धोत्तर अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए
भगीरथ प्रयत्न न कि हरक्यूलन कार्य की आवश्यकता है। यहाँ पे जो अनुवाद किया है हरक्यूलन टास्क, जिसको भगीरथ प्रयत्न के रूप में हिंदी में एक संकल्पना मिलती है, तो युद्धोत्तर अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए भगीरथ प्रयत्न की आवश्यकता है। तो ये जो ऐसी स्थितियां उभरती है सामग्री में, बैंकिंग सामग्री में, तो वहां पे अनुवादक ने सतर्कता के साथ, सूझबूझ के साथ, संदर्भ को औचित्य मानकर वहां पे अनुवाद करना जरूरी है। दूसरा उदाहरण है, गोल्ड इज हॉर्डेड अगेंस्ट रेनी डेज। गोल्ड इज हॉर्डेड अगेंस्ट रेनी डेज। सोना बुरे वक्त में काम आने के लिए जमा किया जाता है। अर्थात सोने की जो कमाई की जाती है, सोना जो खरीदा जाता है, उसके संदर्भ में हमारे एक कहावत है या उसके संदर्भ में एक मान्यता है कि सोना बुरे वक्त में काम आने के लिए जमा किया जाता है। तो बुरे वक्त या हॉवर्ड, गोल्ड इज हॉवर्ड अगेंस्ट रेनी डेज, अर्थात रेनी डेज मतलब बुरे वक्त, इसके लिए न कि वहां पे न कि वर्षा के दिन प्रयोग होना जरूरी है। तो यहाँ पे बारिश के दिनों में हम ज़्यादातर कुछ काम नहीं कर पाते, तो ऐसे बुरे समय में सोना खरीदी किया जाता है। ये रेनी डेज शब्द उस रूप में वहाँ पे प्रयुक्त हुआ है। तो ये संदर्भ को लेकर वहाँ पे अनुवाद करेंगे तो वो सही बनेगा। तो इस तरह उसी प्रकार टू गिव अ ब्लैंक चेक के लिए खुली छूट देना, टू गिव अ ब्लैंक चेक के लिए खुली छूट देना, टू गिव अ ब्लैंक चेक के लिए खुली चेक देना, न कि इसका अनुवाद जो है न कि कोरा चेक देना, इस प्रकार से अनुवाद नहीं करना चाहिए। खुली छूट देना वहां पे भावानुवाद जो है सही होगा। उसके बाद दूसरा एक उदाहरण है कि टू पे बैक इन हिज ओन कॉइन, टू पे बैक इन हिज ओन कॉइन के लिए जैसे को तैसा देना, यह अनुवाद होना जरूरी है, न कि वहां पे उसके अपने सिक्के को लौटा देना, ये अनुवाद नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के औचित्य को समझकर, इस प्रकार के संदर्भ औचित्य को समझकर जो है अनुवादक ने विशिष्ट अभिव्यक्तियां, विशिष्ट शब्दों का प्रयोग जो है अनुवादित करते समय उस रूप में करना जरूरी है। ये सभी विशिष्ट शब्द तथा अभिव्यक्तियां बैंकिंग सामग्री के अनुवाद में समस्याएं बनकर उभरती है। तब अगर अनुवादक उसको सूझबूझ के साथ, अपनी प्रतिभा के साथ जो है अनुवादित नहीं करता, तो ये अर्थ का अनर्थ कर देती है। तो ये भी जो है विशिष्ट शब्द तथा अभिव्यक्तियां ये बैंकिंग सामग्री के अनुवाद में समस्या के रूप में सामने आती है। अगली समस्या है सूचनात्मकता तथा भाषिक सहजता की रक्षा। अर्थात विशेषतः हम देखते हैं कि बैंकिंग सामग्री जो होती है वो सूचना प्रधान होती है, और उसमें सूचना प्रधान होने के साथ साथ वो भाषिक सहजता के साथ, मतलब सहज रूप में उसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि सामान्य लोग दी हुई सूचना को आसानी से समझ सके। तो ये सूचनात्मकता तथा भाषिक सहजता की रक्षा, ये छठी समस्या है बैंकिंग अनुवाद के संदर्भ में। इसको लेकर विद्वानों का क्या विचार है, इसको थोड़ा सा हम देखेंगे कि बैंकिंग संबंधी सामग्री में दो प्रकार की भाषा का प्रयोग परिलक्षित होता है, मतलब दो प्रकार की भाषा विशेषता देखने को मिलती है। इसमें पहली जो होती है पारिभाषिक शब्दावली से युक्त भाषा, और दूसरी जो भाषा होती है वो जन भाषा, अर्थात पारिभाषिक शब्दावली से युक्त भाषा बैंकिंग संबंधी जितने भी कागजात है, डॉक्यूमेंट्स है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। और जन भाषा की जो बैंकिंग भाषा है वो है लोगों के या ग्राहकों के सुविधा के लिए ये भाषा अपनाई जाती है। पारिभाषिकता के कारण इस प्रकार की स्रोत सामग्री में एक और सूचनात्मक भाषा का, तो दूसरी ओर जन सामान्य की अर्थात सीधी, सरल तथा सहज भाषा का समान रूप से प्रयोग मिलता है। मतलब यहाँ पे बैंकिंग सामग्री की भाषा में देखते हैं कि पारिभाषिक शब्दावली को भी वहाँ पे अपनाया गया है, साथ ही साथ जन सामान्य, सामान्य, सहज, सरल भाषा को भी वहाँ पे अपनाया गया दिखाई देता है। लेकिन इस प्रकार की सामग्री के अनुवाद में मूल की सूचनात्मकता तथा भाषिक सहजता को आंतरिक करना जो है चुनौतीदायी बन जाता है। अर्थात पारिभाषिक शब्दावली के साथ साथ भाषा की जो सहजता है उसको बरकरार रखना अनुवाद में चुनौती भरा हो जाता है। विशेषतः बैंक की सामग्री के अनुवाद में मूल की सूचनात्मकता और भाषिक सहजता की रक्षा करना जितना आवश्यक उतना ही कठिन होता है। अर्थात बैंकिंग सामग्री में जो सूचनात्मक भाषा होती है और उसमें जो पारिभाषिक शब्दावली आती है उसको अनुवादित करते समय भाषा की सहजता, सरलता
और वो पारिभाषिक शब्दावली को अंतरित करना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या जो है कठिन बन जाती है। खासकर अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करते समय सूचनात्मक तथा भाषिक सहजता को बनाए रखना कष्टसाध्य हो जाता है। मतलब अंग्रेजी से हिंदी में अगर कोई सामग्री अनुवादित हो रही है तो उस समय ये विशेषता समस्या उभरती है। इसमें हिंदी भाषा की सहज प्रकृति को भी बनाए रखना होता है और मूल की सूचनात्मकता हेतु पारिभाषिक शब्दों को भी वहां पे अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो ऐसे समय में हिंदी की भाषा की सहजता को बनाए रखना और पारिभाषिक शब्दावली के रूप में सूचनात्मकता को भी वहां पे बरकरार रखना अनुवादक के लिए चुनौती भरा रहता है। उदाहरण के रूप में कुछ अंग्रेजी के वाक्य हम लिख रहे हैं, उसके हम अनुवादित किस रूप में करते हैं, देखिए, पे डैश डैश और बेरर और पे डैश डैश और बेरर डैश डैश अ सम ऑफ रुपीज। अर्थात ये आपने देखा होगा कि पैसे निकालने की स्लिप पर उस प्रकार से लिखा जाता है, तो हिंदी में उसका अनुवाद क्या होगा, डैश डैश या वाहक को रुपए डैश डैश अदा करे। तो ये हिंदी की प्रकृति के अनुरूप वहां पे इसको अनुवादित किया गया है। पे डैश डैश और बेरर डैश डैश सम रुपीज। अब बेरर जो है वाहक के रूप में वहां पे हमने देखा और हिंदी में उसका अनुवाद डैश डैश या वाहक को रुपए डैश डैश अदा करे। तो इस रूप में इसमें पे सबसे पहले रखा था, किंतु अदा करे सबके अंत में हिंदी में आ जाता है। तो ये हिंदी की प्रकृति के अनुसार वहां पे लिखा गया है। जो भाषिक प्रकृति सहजता तथा सरलता की रक्षा के उद्देश्य से ही किया गया है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस प्रकार की सामग्री के अनुवाद में स्रोत भाषा के पदक्रम अनुसार लक्ष्य भाषा में अनुवाद करना दुर्बोध और कृत्रिम हो जाता है। अर्थात स्रोत भाषा के अनुसार अगर अनुवाद करेंगे तो वो दुर्बोध या कृत्रिम बन जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि पे डैश डैश और बेरर डैश डैश अ सम ऑफ रुपीज, इसको जैसे कि वैसे उसी क्रम में अगर अनुवाद करेंगे तो उसका अनुवाद किस प्रकार कृत्रिम बनता है। देखिए, पे अर्थात अदा करे डैश डैश, अदा करे डैश डैश या वाहक डैश डैश इतने रुपए। अर्थात ये अटपटा लगता है, कृत्रिम लगता है, तो इसलिए हमें हिंदी की प्रकृति के अनुसार भाषिक सहजता के अनुसार उसका अनुवाद करना पड़ता है। तो वहां पे बड़ी सूझबूझ के साथ, पूरी सतर्कता के साथ अनुवादक को इस प्रकार की सामग्री का अनुवाद करना जरूरी होता है। और इस सूझबूझ और सतर्कता के अभाव में ये सूचनात्मक तथा भाषिक सहजता जो है वहां पे एक समस्या बन जाती है। तो इस तरह से ये छठी समस्या भाषिक सहजता तथा सूचनात्मकता की बैंकिंग सामग्री के अनुवाद में उभरती है। और अगली और अंतिम समस्या है नामों का अंतरण। ये भी बैंकिंग सामग्री के अनुवाद में समस्या आती है। नामों का अंतरण क्या है? बैंकिंग सामग्री का क्षेत्र इतना विस्तृत है और इसमें किस प्रकार की सामग्री का समावेश होता है इसका विवेचन इसके पूर्व हुआ ही है। साथ ही साथ यहाँ हम ध्यातव्य है कि इस प्रकार की सामग्री के अनुवाद में नामों का अंतरण, अर्थात जो नाम होते हैं उसका अनुवाद करना या उसका अंतरण करना भी एक समस्या बन जाता है। नाम भी कई प्रकार के होते हैं, किंतु अनुवाद के संदर्भ में मुख्यतः नामों के 5 प्रकार मानने पड़ेंगे। एक व्यक्ति नाम, अर्थात व्यक्तियों के नाम होते हैं। वस्तु नाम, वस्तुओं के नाम, अर्थात बैंकिंग सामग्री में जो वस्तुएं आती है उसमें वस्तुओं के नाम आएंगे। पद नाम, काम करने वाले बैंक में जितने भी व्यक्ति होते हैं उनके अपने अपने पद होते हैं, पद नाम आते हैं। उसके साथ स्थान नाम तथा स्थानों के नाम वहां पे आ जाते हैं। और 5वां जो प्रकार आता है नामों में, संस्था नाम, अर्थात जो भी कुछ बैंक है उसका नाम। तो इन नामों का अनुवाद करते समय बैंकिंग सामग्री में किस प्रकार समस्या उभरती है इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। बैंक तथा वाणिज्यिक सामग्री के अनुवाद में प्रमुख रूप से इन 5 प्रकार के नामों का अंतरण करना पड़ता है, जो कि कष्टसाध्य है। कैसे? देखिए, अनुवाद चाहे हिंदी से अंग्रेजी में करना हो या अंग्रेजी से हिंदी में करना हो, उसमें नामों का
अंतरण तो करना ही पड़ता है। मतलब अनुवाद चाहे आप हिंदी से अंग्रेजी में करें या अंग्रेजी से हिंदी में करें, तो ऐसी सामग्री में वहाँ पे हम देखते हैं कि हमें नामों का अंतरण तो करना ही पड़ता है, और ये नाम जो वहाँ पे इस प्रकार की सामग्री में आते ही है। किंतु अनुवाद में नामों के अंतरण हेतु लिप्यंतरण करने के सिवा दूसरा चारा नहीं होता। मतलब अगर अनुवाद करते समय नामों का अंतरण करना है तो वहां पे हमें लिप्यंतरण का ही सहारा लेना पड़ता है, और उसके सिवा हमारे पास दूसरा कोई पर्याय उपलब्ध नहीं होता। देखिए, दूसरी बात यह है कि हर भाषा की वर्णमाला में भिन्नता होने के कारण नामों का सही लिप्यंतरण भी बहुत कठिन हो जाता है। मतलब हिंदी की वर्णमाला अलग है, अंग्रेजी की वर्णमाला अलग है, या दूसरी भाषाओं की वर्णमाला अलग है, तो ये वर्णमालाओं में भिन्नता आने के कारण लिप्यंतरण भी वहां पे पेचीदा बन जाता है। उदाहरण के रूप में दुबे, ये सरनेम है, उपनाम है। दुबे, गांधी, त्रिमूर्ति, दाते जैसे नामों का तथा मद्रास, दिल्ली, कलकत्ता, राजमहेंद्री, त्रिपुरा, लातूर जैसे स्थान विषयक नामों का अंग्रेजी अनुवाद लिप्यंतरण क्रमशः इस प्रकार होगा या इस प्रकार किया जाता है। देखिए, हमने पहले देखा था कि दुबे, ये दुबे का जो अंग्रेजी में अनुवाद जब होगा या उसका लिप्यंतरण जब किया जाएगा, तब दुबे शब्द देवनागरी में लिखा जाता है। द को ह्रस्व मात्रा लगा के ब के ऊपर एक मात्रा लगाई जाती है और दुबे शब्द बन जाता है। वही अंग्रेजी में रोमन लिपि में दुबे लिखा जाएगा, DUBEY, दुबे, तो ये ड्यूब्यू हो जाएगा, ड्यूब्यू, इस प्रकार से इसका उच्चारण हो जाता है। उसी प्रकार त्रिमूर्ति, ये शब्द त्रिमूर्ति का जो लिप्यंतरण किया जाएगा, उसका जो है स्पेलिंग जो है अंग्रेजी में इस प्रकार लिखा जाएगा, TRIMURTI, त्रिमूर्ति, अर्थात इसका उच्चारण त्रिमूर्ति होता है, त्रिमूर्ति अर्थात। इसी प्रकार डेट शब्द है, DAT, डेट, उसका दाते, वहां पे दाते का डेट के रूप में भी लिप्यंतरण होता है। उसी प्रकार मद्रास के लिए मद्रास या MADARAS, दिल्ली के लिए डेहली, DELHI, कलकत्ता के लिए KALKTTA अर्थात कैलकट्टा हो जाता है। राजमहेंद्री के लिए राजमहेंद्री हो जाता है, RAJMAHINDRI। उसी प्रकार त्रिपुरा के लिए त्रिपुरा वहां पे हो जाता है। लातूर के लिए लाटुर हो जाता है। तो ये जो कुछ वर्णमालागत भिन्नताएं हैं, ये लिप्यंतरण की भी एक समस्या के रूप में आ जाते हैं, और ये नामों के अंतरण की समस्या के रूप में हम देखते हैं। तो यही नहीं, मराठी से हिंदी में अनुवाद में भी नामों के लिप्यंतरण किया जाने पर कभी कभी भ्रम या अर्थांतरण की स्थिति उभरती है। जैसे मराठी में बल्लाळ, टिळक आदि नामों का तथा सातारा, सोलापुर, पुणे, बीजापुर जैसे स्थानों का हिंदी में क्रमशः अनुवाद बल्लाल के लिए बल्लाल हो जाएगा, बल्लाळ के लिए बल्लाल हो जाएगा, टिळक के लिए तिलक हो जाएगा। उसी प्रकार सोलापुर के लिए शोलापुर हो जाएगा, सातारा के लिए सतारा हो जाएगा, पुणे के लिए पूना हो जाएगा, बीजापुर के लिए बीजापुर आदि रूप में अंतरण किया जाता है। तो इस तरह से ये जो लिप्यंतरण की स्थितियां देखने को मिलती है, ये वर्णमालागत भिन्नता के कारण नामों के अंतरण में समस्या बनकर उभरती है। विशेषतः बैंक आदि सामग्री के अनुवाद में नामों का सही लिप्यंतरण न होने पर बहुत बार असुविधा या हानि होती है, या अर्थ कहीं किसी दूसरी ओर ही चला जाता है। कि स्पष्ट है कि बैंक के अनुवाद में नामों का अंतरण करना भी एक समस्या है। तो इस तरह से लगभग 7 समस्याएं हमने देखी है, और इन 7 समस्याओं को लेकर जो है बैंकिंग सामग्री का अनुवाद जो है अनुवादक को करना पड़ता है। मैं फिर से एक बार आपको सभी बैंकिंग सामग्री के अनुवाद की समस्याएं आपको सुनाता हूं, ताकि इसको ध्यान रखें कि परीक्षा में इसके ऊपर प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको वहां पे अगर वस्तुनिष्ठ परीक्षा हो जाती है, ऑनलाइन परीक्षा हो जाती है, तो इस प्रकार की कोई समस्या दी जाएगी, कहा जाएगा कि संबंधित समस्या किस सामग्री के अनुवाद में आती है। तो वहां पे इस प्रकार के प्रश्न अगर पूछते हैं तो ये बातें थोड़ी सी याद रखिए। बैंकिंग सामग्री के अनुवाद में हमने देखा कि 7 प्रकार की समस्याएं उभरती है। सही पर्याय का चयन, ये पहली समस्या। दूसरी संक्षिप्त, या तीसरा पर्याय का अभाव।
चौथा जो है लिप्यंतरण की अव्यवस्था। पांचवी समस्या है विशिष्ट शब्द तथा अभिव्यक्तियां। छठी समस्या है सूचनात्मकता तथा भाषिक सहजता की रक्षा। और सातवीं समस्या है नामों का अंतरण। ये भी एक समस्या जो है बैंकिंग अनुवाद के संदर्भ में देखने को मिलती है। हमने इसको विस्तार से देखा है। अगले लेक्चर में हम इसके आगे का जो मुद्दा है उसको लेकर मैं उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।